और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं एक बड़ी तस्वीर के साथ। तस्वीर दिल दहला देने वाली है, आपको विचलित कर सकती है। देखिए जरा, दो हाथियों की लड़ाई हो रही है। दो हाथियों की लड़ाई के बीच में एक महिला पिस गई और उसकी मौत हो गई। आप देख रहे हैं कर्नाटक के कोडागु की एलिफेंट कैंप में दो हाथियों की लड़ाई हुई है। धक्का लगने से एक हाथी का बैलेंस बिगड़ा और महिला के ऊपर गिर गया हाथी। इस हाथी के नीचे दबकर 30 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं एक पुरुष और उसकी गोद में एक बच्चा बाल बाल बचे। ये दर्दनाक हादसा था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पत्थरबाज प्लस सड़क पर नमाज, योगी शुभेंदु की गाज। इन राज्यों में यूपी की बात करें या बंगाल की? सबसे पहले बंगाल की तस्वीर देखिए। ये बंगाल की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस खींच खींच कर ले जा रही है जिन्होंने प्रदर्शन किया था और जो हिंसा में शामिल थे। ये आप देख रहे हैं, एक एक को भरा जा रहा है, एक एक की गिरफ्तारी हो रही है। यह तस्वीर आप कोलकाता की देख रहे थे। अब देखिए जरा, हुगली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। हुगली से पकड़े गए ये टीएमसी नेता। तो बंगाल पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और एक एक की गिरफ्तारियां हो रही हैं। शुभेंदु कह रहे हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ बंगाल में हथौड़ा चल रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन और अवैध अतिक्रमण पर हथौड़ा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उससे पहले आज खुद शुभेंदु अधिकारी मिले हैं। देखिए पुलिस से। शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में साउथ डिवीजन पुलिस के साथ आज बैठक की थी और शुभेंदु ने पुलिस को साफ निर्देश दिए, जो भी माहौल खराब कर रहा है उसकी गिरफ्तारी कीजिए। ये तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुल कादिर जिनकी गिरफ्तारी हुई। कादिर कह रहे हैं मैंने सरेंडर किया।
আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো? দাদা কি বলবেন, চক্রান্ত করা হচ্ছে? কিসের জন্য আপনাকে অ্যারেস্ট করা হলো? কেন অ্যারেস্ট করা হলো? আমি সারেন্ডার করছি। तो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। टीएमसी नेता रडार पर हैं, जिन पर आरोप है, पुलिस उन पर फौरन एक्शन ले रही है। आसनसोल से तस्वीरें सामने आई। टीएमसी नेता की गिरफ्तारी आसनसोल में हुई है। ये दोनों उठाए गए वहां से। क्या करिए, तो षड्यंत्र है, तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है। और ये दोनों टीएमसी नेता जिन्हें आप देख रहे हैं, इन पर आरोप था इलीगल टोल लेने के इल्जाम में गिरफ्तारी हुई है। ये तो षड्यंत्र है, तो हमको तो न्यायालय पर भरोसा है। राजनीतिक षड्यंत्र है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने आज बैठक की और महिलाओं पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है जो महिला अपराध में शामिल है उन पे बड़ा एक्शन होगा। का साथ इस सरकार को लाया। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर ऊपर जो अत्याचार हुआ, महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। और हमारी माता, बहन, दीदी, बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया। ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर ऊपर जो अत्याचार हुआ, महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ मॉलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। और हमारी माता, बहन। और अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ दुर्गापुर में टीएमसी के ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। टीएमसी के नेता दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों दुर्गापुर के ब्लॉक प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं। डर का माल भाग गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म। भाषा नहीं, डंडा का जरूरत है। पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बंगाल में अब बवाल किया तो ताबड़तोड़ इलाज होगा। सीएम शुभेंदु बुलडोजर गाज गिराएंगे और उपद्रवी नुकसान की पाई चुकाएंगे। कुर्सी संभालते ही शुभेंदु सरकार ने ऐलान किया था, लेकिन फिर भी बंगाल में जिन्होंने कानून से खिलवाड़ की हिमाकत की, उन पर अब शुभेंदु और उनके पुलिस का डंडा भी चलने लगा है। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले अब रहम की भीख मांग रहे हैं और शुभेंदु ने कह दिया है कि पत्थरबाजी और सड़क पर नमाज अब बंगाल में ना चालबो। पत्थरबाजी करना, गुंडागर्दी करना, ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बंगाल में पत्थरबाजी नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, जो भी कानून हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी, भले ही वो कौन हो। अब तक देखिए क्या एक्शन हुआ है, तस्वीर देखिए जरा। अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस ने अब तक इतना एक्शन लिया है। बंगाल में उपद्रवियों और दंगाइयों पर शुभेंदु की गाज गिरने लगी है। 3 दिन में 60 से ज्यादा उपद्रवी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। कोलकाता से आसनसोल तक दंगाइयों में कोहराम मचा है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर कुछ लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में सड़क पर जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शुभेंदु सरकार के 3 नए एक्शन का विरोध कर रहे थे। कौन से 3 नए एक्शन? पहला, कोलकाता के तिलजिला इलाके फैक्ट्री पर बुलडोजर एक्शन हुआ। फैक्ट्री में आग लगी, 2 की मौत हुई, उसके बाद अवैध हिस्से को गिराया गया। दूसरा, लाउडस्पीकर की आवाज कम करने पर लोगों में गुस्सा था। 2 दिन पहले आसनसोल में इसे लेकर पुलिस चौकी पर पथराव हुआ। और तीसरा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर कुछ लोग नाराज थे। 2 दिन पहले राजा बाजार में सड़क पर नमाज रोकी गई तो तनाव बढ़ गया और इन तीनों मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कोलकाता में सड़क जाम किया। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और समझाया कि सड़क ब्लॉक ऐसे प्रदर्शन की किसी को इजाजत नहीं है। तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है और भीड़ के ईंट और पत्थर के हमले में 10 पुलिस जवान घायल हो गए, 3 गंभीर बताए जा रहे हैं, जिसमें से भीड़ के उत्पात और पुलिस पर हमले को लेकर शुभेंदु ने कड़े एक्शन लिए। 40 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पत्थरबाजों और शुभेंदु ने चेतावनी दी है पत्थर चलाने वालों को। कहा, पुलिस मंत्री और गृह मंत्री के तौर पर आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, इसके बाद एक बार भी पुलिस पर हाथ उठाया तो कड़ी सजा मिलेगी। अगर किसी ने ऐसा काम किया
तो मुझसे खराब पुलिस मंत्री कोई नहीं होगा। रसूखदारों से कनेक्शन और धार्मिक आधार पर भी कोई नहीं बचेगा। शुभेंदु सरकार 5 साल में हुई चुनावी हिंसा की फाइलें भी खोलने वाले हैं और जांच एजेंसियों ने अब तक 458 नई जांच शुरू की है। 181 एफआईआर दर्ज की गई। 59 ऐसे मामले हैं दोबारा खोले गए जिनकी अंतिम रिपोर्ट बन गई है। मतलब बंगाल में हिंसा का ताजा मामला हो या फिर पुराना, हिसाब सबका होगा। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा शुभेंदु क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। कश्मीर में बहुत पहले खत्म हो गया, जब धारा 370-35A को एबोलिश किया भारत सरकार, तब से खत्म हो गया। कश्मीर में इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होता। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है सोचना है में नहीं है। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप इसका बुलडोजर एक्शन उड़ीसा में देख लीजिए, अभी यहाँ पर जीते थे। हरियाणा में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में तो हुआ ही है, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। अब बंगाल के अंदर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन को उन्होंने वो जमीनें देनी है। तो ये पूंजीपतियों के साथ सदैव रही है। 1000 आदमी आके बंद कर दिया, आप आके बोलो नारे तकदीर, ऐसी बात नहीं चलती है। सरकार चलने से जो हमारा सीएम एकदम डिसीजन अच्छा लिया है, शुभेंदु अधिकारी का डिसीजन है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन ले रहे, अच्छा डिसीजन ले रहे, ऐसे नहीं चलते। सरकार भी कुछ काम है। सरकार हम लोग को पब्लिक सपोर्ट करके हम लोग सत्ता में लेकर आया, तो हम लोग को ब्यूटीफुल वेस्ट बंगाल हमको बनाना है। हमारा डबल सरकार इंजन है, हम लोग काम करेंगे। अब देखिए बड़ा सवाल यह है कि शुभेंदु एक्शन ले रहे हैं। शुभेंदु ने कहा कि अब कोई भी ऐसी चीजें सड़कों पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी जिससे माहौल खराब हो सकता है। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होगा। उसके बाद बवाल हुआ। शुक्रवार का दिन था, जो नमाज पढ़ने आते हैं उनकी जिद थी कि हम तो शुरू से जब ज्यादा नमाजी आते हैं तो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आखिर अब क्यों रोक लगाई जा रही है। अब बकरीद नजदीक है, तो बकरीद नजदीक है तो इसी तरह का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया। उनका कहना है कि बरेली याद है आपको, बरेली में भी कुछ यही हुआ था। सड़क पर नमाज को लेकर बवाल हुआ था। अरे भैया योगी कह रहे हैं कि हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। देखिए आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बकरीद से 1 हफ्ते पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। एक कार्यक्रम में योगी ने कहा सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। प्यार से मानेंगे तो ठीक है और नहीं मानेंगे तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दरअसल यूपी में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह हैं, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की आबादी है करीब 4 करोड़। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त में नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाह में इबादत के लिए जगह कम पड़ जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर कम से कम नमाज की इजाजत दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानून नहीं है, मतलब आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पर। बकरीद आते ही देश के सबसे बड़े राज्य में फिर सड़क पर नमाज को लेकर मुद्दा उठा, तो योगी ने साफ कह दिया अगर नमाज पढ़नी है तो जगह जहां तय वहां पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं हमारी संख्या ज्यादा है, उस पर योगी ने कहा तो फिर आप शिफ्ट में पढ़िए। हम कहीं भी नमाज नहीं रोकेंगे, लेकिन सड़क पर अराजकता नहीं होने देंगे। राज्य की सड़कें नमाज पढ़ने या किसी तरह की भीड़ जुटाने के लिए नहीं है और सड़क आम लोगों के चलने के लिए है। ट्रैफिक बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आप अगर संवाद से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करके देख लीजिए। बरेली में कुछ लोगों ने सरकार की ताकत को आजमाने का दुस्साहस किया। प्रशासन ने उन्हें कड़ा सबक सिखाया और लोगों ने भी वो ताकत देखी है। बरेली में इन लोगों ने ताकत भी आजमाई और लोगों ने भी ताकत देख ली है। बरेली में 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी थी, आपको याद होगा। मौलाना तौकीर रजा के बुलाए प्रदर्शन
में हजारों की भीड़ जमा हुई और प्रदर्शनकारियों ने तब पुलिस पर पेट्रोल बम और एसिड से हमला किया, ये आरोप लगे। योगी की पुलिस ने तौकीर रजा समेत 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और मौलाना तौकीर अभी भी जेल में बंद है। दर्जनों दंगाइयों की संपत्ति जब्त हो चुकी है तब से अब तक। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और अबू आजमी क्या कह रहे हैं। उससे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग सड़कों पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कई दिनों तक कई महीनों तक सड़कें जो है धार्मिक लोगों से भरी रहती हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं लिया। जानबूझकर भी मुसलमानों को टारगेट करके ये बहुसंख्यक को ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ हम जुल्म करेंगे तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। पूजा पाठ के लिए चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, बनाया इसी नाते जाता है कि उसके अंदर अपना हम पूजा पाठ करेंगे। किसी सड़क पर खुलेआम कोई पूजा पाठ नहीं करता है। तो उन्होंने जो कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो सही कहा है। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते अवरुद्ध करके कोई प्रोग्राम करेगा, अब कोई भी हो सकता है, इसको लागू क्या है ना। अन्याय करते करते आप लोग सोच लिए कि अन्याय बुधाय न्याय है, अन्याय न्याय नहीं है। जो नियम है उसको देश में अगर रहना है तो देश का नियम फॉलो करना है। मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। और शरीयत ने खुद एक व्यवस्था की है, जब नमाजी ज़्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर लीजिए। जितने भी मजहबी रीति रिवाज तमाम मज़ाहिब के हैं, सभी को चाहिए कि सड़कों पर इस तरीक़े का कोई भी प्रोग्राम ना हो। कोई भी चाहे पॉलिटिकल रैली हो या मजहबी जुलूस हो या मजहबी जलसा हो, हरगिज़ सड़क पर नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए नमाज के अलावा एक दूसरा बवाल शुरू हो गया। बवाल अब वंदे मातरम को लेकर। अरशद मदनी कह रहे हैं कि मुसलमान झुकेगा नहीं, वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। दीन के ऊपर लाख और मर जाएंगे, दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे? इसके अंदर ताकत है, लेकिन मुल्क का अमन व अमान कहा जाएगा क्या? जहां लाखों मुसलमान अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, क्या वहां अमन व अमान रह सकता है? मुल्क भाई आपको बताऊं वंदे मातरम को लेकर आखिर क्यों बवाल है। शुभेंदु ने इसे लागू किया है राज्य में अपने। वंदे मातरम को अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना और धार्मिक आजादी के खिलाफ है, यह अरशद मदनी कह रहे हैं। अगर यह फैसला वापस नहीं लेती है सरकार तो जमीयत अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। बंगाल में मुसलमानों को खुलेआम धमकी दी जा रही, मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही, लेकिन मुसलमान न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। इस्लाम को मिटाने वाले खुद ही मिट गए। अग्निमित्रा पॉल ने कहा जो लोग भारत को अपनी मां मानने और उसका सम्मान करने में झिझकते हैं उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा। भारतीय कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, हिंदू या मुसलमान। बंगाल में रहना है तो भारतीय न्याय संहिता मानना है, और अगर नहीं मानना है तो भारत के बाहर जाना है। साजिद रशीदी कह रहे हैं अपनी आस्था से हम कतई समझौता नहीं करेंगे और वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को नहीं गाएंगे। इस्लाम में केवल अल्लाह की इबादत की मान्यता है, इसलिए देश या जमीन को देवी के रूप में पूजना इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है, इसलिए सिर कट जाएगा पर वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन शाहबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं वंदे मातरम को धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, यह केवल एक
गीत नहीं, आजादी की लड़ाई की साझा विरासत है। आजादी के आंदोलन में जोश और देशभक्ति भरने वाला नारा है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। और समाज को इतना बड़ा प्रेरणा दिया जो संगीत, वो बंगाल में गाने के लिए उसको अनुमति नहीं है। यही लिखा गया, ऋषि बंकिम ने लिखे हैं, तो उसका हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और आज से हर स्कूल में इसका गायन होगा। सरकारी अब स्कूल में हमारे बच्चे जहाँ से प्रेरणा इनको मिलेगा देशभक्ति का, उनको वहाँ से सिखाया। कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वंदे मातरम स्लोगन तो पहले से था, अभी भी रहेगा। जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन रहेगा। क्या दिक्कत है? वंदे मातरम के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात अगर वो वंदे मातरम की कहते हैं तो देश का आम मुसलमान भी पूरी शिद्दत के साथ देश की समृद्धि, देश की खुशहाली में अपना योगदान दे रहा है। लेकिन ऐसे ही कुछ लोग हैं जो बयान देके देश के मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। हम वंदे मातरम भी कहते हैं, हम भारत माता की जय भी कहते हैं, और वंदे मातरम कहना या वंदे मातरम गीत का सम्मान करना यह हर भारतीय का कर्तव्य है। ये आस्था पर सीधी चोट है। मुसलमान की आस्था ये है कि हम भारत को माँ नहीं मानते। भारत को माँ हम कैसे मान लेंगे? हमारी माँ एक ही है जिसने हमको जन्म दिया है, जिसने 9 महीने पेट में रखा है, जिसने 2.5 साल दूध पिलाया है, वही हमारी माँ है। और हम उसको भी पूजनीय नहीं मानते, पूजा नहीं करते उसकी भी, उसके सामने भी हम सजदा नहीं करते। तो धरती को कैसे सजदा कर सकते हैं? लेकिन इस तरह से इस्लाम में नहीं है। यही इस्लाम की खूबसूरती है, वो एक खुदा को मानता है और उसी की इबादत करता है। मैंने अभी कहा कि इस तरीके को लोग विवादित बयान देते हैं। बेशक हमारी जन्म देने वाली माँ है और माँ का मर्तबा, माँ के पैर के नीचे हम जन्नत मानते, और जो माँ का मर्तबा है वो किसी का नहीं है। मगर हमारे मजहब ने जो भारत माता की बात है, हमारे मजहब ने कहा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। हमारे यहाँ वतन की मोहब्बत पहले है, मजहब की मोहब्बत बाद में। ये सारी लड़ाई नई सरकार बनने के बाद से शुरू हुई है। अलग अलग तरह से आरोप लग रहे हैं, समर्थक खुश हैं और विरोधी सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी देखिए, आज उन्होंने सीएम बने हैं, जनता दरबार लगाया है, लोगों की फरियाद सुनी है, लोगों की शिकायत और परेशानी सुनी है। और साथ ही साथ शुभेंदु बहुत सी चीजें जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक भी ली उन्होंने और कई बड़ी चीजें लागू होंगी जल्द। महिलाओं को बंगाल में 3-3 हजार रुपए महीना मिलेगा, जो सरकार ने वादा किया था। और अब आपको बताऊं कौन से बड़े फैसले जो लागू होने वाले हैं, जिसे कैबिनेट में मोहर लगाई गई है। सबसे पहले देखिए जरा, अन्नपूर्णा भंडार। क्या है अन्नपूर्णा भंडार? बंगाल में 1 जून से अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू होगी। इसके तहत महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए हर महीने आएंगे। इसे ममता की लक्ष्मी भंडार योजना का विस्तार कहा जा रहा है। 2021 में ममता सरकार ने 500 रुपए महीने से इसे शुरू किया और अपने आखिरी बजट में इसे कर दिया 1,500 रुपए। अब बीजेपी सरकार महिलाओं को 3,000 रुपए देगी। इसके साथ ही महिलाओं को फ्री बस सेवा, सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। 1 जून से सरकारी बसों में महिलाओं का किराया नहीं लगेगा। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई है। अभी 7 राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सुविधा चल रही है। अवैध मदरसे बंद होंगे। गैर मान्यता प्राप्त और अवैध मदरसों की लिस्ट बनाई जा रही है बंगाल में। बंगाल में बिना मान्यता वाले ऐसे सारे मदरसे बंद किए जाएंगे। बंगाल में केवल 614 मदरसे ही सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। मतलब हजारों मदरसों पर शुभेंदु सरकार की गाज गिरने वाली है। इसके अलावा इमाम और पुजारियों का वेतन बंद हो रहा है। ममता सरकार मौलवियों और पुजारियों को मानदेय देती थी। इमाम को 3,000, मुअज्जिन को 2,000 रुपए प्रति महीने, पुजारियों यानी हिंदू पुजारियों को 2,000 रुपए प्रति महीने मिलते थे। शुभेंदु सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में इसे बंद कर दिया है। ममता की विवादित ओबीसी लिस्ट रद्द हो गई है। बंगाल में 77 समुदाय ओबीसी आरक्षण से बाहर होंगे। आरोप है कि तुष्टीकरण के लिए ओबीसी कैटेगरी बढ़ाई गई। 2010 से 2012 के बीच 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल किया गया और इन 77 समुदायों में से
75 मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आरोप लगा कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए उनमें से 75 को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे अवैध बताया था और रोक लगाई थी। तब ममता सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शुभेंदु सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सुनिए जरा शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर और अग्निमित्रा पॉल क्या कहते हैं। इस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मोलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया और 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कंसेंट दे दिया। इसलिए एक कमीशन हुआ, समाप्ति चैटर्जी चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड और दमयंती सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। फुल कोऑपरेशन कीजिए, जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, ये कमीशन को आप भेजिए और आपका जो उम्मीद है वो पूरा करने का काम इस सरकार करेगा। ममता बनर्जी, आप सोचे हैं कि आप भगवान हैं, आप माँ शारदा है, चैतन्य महाप्रभु है, आप है नहीं। आप सोचे थे और आपका लोग सोचे थे कि आप इंडिस्पेंसिबल है, लेकिन बंगाल के लोग दिखा दिया है, इधर यू परफॉर्म, यू डिलीवर और यू पेरिश। तो आप पेरिश हो गए। अब देखिए जरा दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि बंगाल में जो एक्शन हो रहा है, न सिर्फ उन लोगों पर जिन्होंने हिंसा की, न सिर्फ तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर। तृणमूल ने उन पर आरोप लगता है कि अपने दौर में उन्होंने कई जगहों पर कब्जे कर रखे थे, अब वो कब्जे हटाए जा रहे हैं। टीएमसी के अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। कहा जाता था ये एक मैरिज हॉल था जिस पर टीएमसी का कब्जा था, वो कब्जा हटवाया गया। और उसके बाद देखिए जरा तृणमूल कांग्रेस के नेता के ऊपर आरोप है कि उनकी गाड़ी से असलहे बरामद हुए। और खबर यह भी है कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है उस बीच तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी का भी रिव्यू हो रहा है, यानी उनकी सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। उसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। उनकी सुरक्षा हो, ममता बनर्जी की सुरक्षा या दूसरे नेताओं की सुरक्षा। और बताया जा रहा है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा कुछ कम की गई है। बंगाल में शुभेंदु की नई सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें पूर्व सीएम ममता के भतीजे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। ममता के भतीजे अभिषेक को पहले Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उसके साथ सुरक्षा घेरे में एक विशेष पायलट कार हमेशा चलती थी, जिसे समीक्षा के बाद अब कम कर दिया गया है। साथ ही उनके कालीघाट आवास से भी सुरक्षाकर्मी वापस बुला लिए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, पूर्व डीजीपी राजीव को सिर्फ सांसद वाली सुरक्षा दी गई। पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के पास कोई पद नहीं, इसलिए सुरक्षा हटा ली गई है। सुरक्षा में कटौती की इस लिस्ट में पूर्व डीजीपी मनोज मालवीय का भी नाम है और इसके अलावा इस लिस्ट में ममता बनर्जी के कई और करीबी भी शामिल हैं। सुरक्षा में कटौती का यह फैसला कड़ी समीक्षा के बाद लिया गया है। समीक्षा में पाया गया कि इन लोगों को अत्यधिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि ममता की सुरक्षा में कटौती नहीं होगी और उनकी सुरक्षा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल ममता के भतीजे समेत कई करीबियों की सुरक्षा कम हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी नेता। एक का कहानी खत्म हो गया, वो तो पुलिस के बल पर गुंडा था, पुलिस के बल पर अमित शाह जी को चैलेंज किया था। अब उसके पास क्या बचा है? इंक्वायरी होगा तो बहुत सारे आईपीएस पकड़े जाएंगे, आईपीएसओ का पैसा लगा हुआ है उसके पास। ममता बनर्जी के जो चहेते आईपीएस आईएएस थे, बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ के जमीनों में लगा हुआ है। इंक्वायरी होने दीजिए ना। अभिषेक को इतनी सिक्योरिटी क्यों? उसका पीसी चीफ मिनिस्टर है इसलिए इतना गाड़ी, इतना सिक्योरिटी। जो काम किए हैं वैसा ही वो लोग को बरसाना पड़ेगा। देश का जो कानून है। और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दर्दनाक खबर है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में उस पर हड़कंप है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ट्विशा दीपिका की मौत जिम्मेदार कौन? ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह है ट्विशा शर्मा की तस्वीर और यह है दीपिका नागर की तस्वीर। इन दोनों ही
लड़कियों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या दहेज के मामले में। इनसे दहेज मांगा गया, परिवार ने आरोप लगाया और उसके बाद इन्होंने आत्महत्या की है। कुछ महीने ही हुए थे इन दोनों की शादी के और दहेज के आरोप के बाद, दहेज में प्रताड़ित करने के बाद इन्होंने आत्महत्या की है। अब तस्वीर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले ट्विशा की। ये 2025 में ट्विशा की जो शादी हुई भोपाल में, उसकी तस्वीर है। अब तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ट्विशा ने सुसाइड किया और उसके बाद तस्वीर देखिए, गर्दन पर निशान है। आरोप लगाया गया कि फांसी का फंदा लगाया है। गर्दन पर जो निशान है ये वो निशान है जो फंदे के निशान है और परिवार का आरोप है कि सुसाइड नहीं किया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये उसके गले के निशान आप देख रहे हैं, रस्सी के निशान है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ट्विशा की मौत के बाद देखिए जरा, लोगों में गुस्सा और रोष है। एक ये तस्वीर है, ट्विशा के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे। उसके अलावा ट्विशा का जो परिवार है वो प्रदर्शन कर रहा था भोपाल में। आज परिजनों में नाराजगी है। प्रशासन उसकी व्यवस्था करे। गुहार लगा रहा उसे पकड़ रहे। अरे शर्म करो, एमपी सरकार, उसका ऑर्डर आ गया होगा, गिरीवाला सिंह का ऑर्डर आ गया होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। गिरीवाला सिंह समस्ती का ऑर्डर आ गया होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करो। ये संविधान है हमारे देश का, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या हमारे? इसका मतलब कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा इस देश में। इस देश में सिर्फ उन लोगों की चलेगी जिनकी सत्ता है। अब आइए आपको बताऊं कि ट्विशा ने सुसाइड कैसे किया। अगर सुसाइड किया है, परिवार का कहना है आत्महत्या नहीं की है। देखिए जरा, सबसे पहले देखिए, ये वो तस्वीर है जो शादी के वक्त की तस्वीर है। ट्विशा और उनके पति। नोएडा की रहने वाली ट्विशा की शादी भोपाल के समर्थ से हुई। दोनों की जान पहचान डेटिंग ऐप से हुई। बाद में वो कई बार मिले। परिवार की सहमति से दिसंबर 2025 में ट्विशा और समर्थ की शादी हुई। ट्विशा के पति समर्थ वकील हैं और समर्थ की मां जिला जज रह चुकी हैं। 11-12 मई की दरमियानी रात को ट्विशा की ससुराल में मौत हो गई। कथित तौर पर ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा की मौत की वजह हैंगिंग बताई गई, लेकिन रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के कुछ निशानों की भी चर्चा है और इसी को आधार बनाकर मायका पक्ष लगातार जांच पर सवाल उठा रहा है। मामले में अब फॉरेंसिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हो गए। जिस बेल्ट से फांसी लगाने की बात कही गई है वो अस्पताल नहीं पहुंची है, यानी जिस फंदे से। इस वजह से गर्दन पर मिले निशान और उस फंदे का मिलान नहीं हो सका है। यह भी जांच नहीं हो पाई है कि क्या उसी फंदे और बेल्ट से फांसी लगाई गई। पुलिस ने ट्विशा की सास और पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सास गिरीबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिली है। पति समर्थ फरार है। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह पर 10,000 का इनाम रखा है। वो अग्रिम जमानत के लिए गया था समर्थ, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब सुनिए जरा परिवार को। हम न्याय चाहते हैं। ये सुसाइड नहीं है, हत्या है। ये मेरी बेटी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती थी, बहुत हिम्मत वाली थी वो। हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो, जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये 3 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे डर है। हमें डर है यहाँ पे। परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था। She destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती है, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। She was on schizophrenic drugs, अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर 2 लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। समर्थ और मैं दोनों गए थे, ये तो ऐसे मारने हमारे पीछे दौड़े,
हमें तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। अब इस सब के बाद देखिए ट्विशा की सास सामने आई क्योंकि उन पर आरोप लगे थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्विशा पर आरोप लगाए उन्होंने। वो खुद भावुक भी हुई, लेकिन बहू पर क्या कहा सुनिए। मौशरी में गए थे, they were haunting us like anything, but it's good and we hope the law takes its course. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है पर मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई पर। मौशरी में गए थे, they were haunting us. ट्विशा की मौत पर ससुराल पक्ष क्या कह रहा है और मायका पक्ष का क्या कहना है। मायके पक्ष की मांग और आरोप यह है कि सास और पति ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। ट्विशा का पति समर्थ पैसे मांगा करता था, वो गर्भवती थी, उसका पति पूछता था कि बच्चा किसका है, वो भूखी रहती थी, उसका वजन गिर रहा था, मौत वाले दिन मां से बात कर रही थी, परेशान थी, मां से बात के दौरान अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ससुराल वाले उसका अपमान करते थे, पति समर्थ के ड्रग्स लेने की शिकायत की थी, सास हर चीज पर रोक टोक करती थी। मौत के बाद समर्थ ने कॉल नहीं किया, ट्विशा का फोन हमें नहीं मिला, ट्विशा को तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। जज रह चुकी सास ने जांच प्रक्रिया को प्रभावित किया है और दिल्ली के एम्स में फिर से हो रहे पोस्टमार्टम उनकी मांग है, एम्स में पोस्टमार्टम हो। मध्य प्रदेश के बाहर की पुलिस से जांच कराई जाए, जब तक इंसाफ नहीं हो तब तक लाश नहीं लेंगे, परिवार का कहना है। दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का जवाब यह है कि ट्विशा शर्मा को नशे की लत थी, उसे नशा नहीं मिलता था तो हाथ कांपने लगते थे, वो चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगती थी। गर्भवती होते ही ससुराल पक्ष के लिए रवैया उसका बदल गया। ट्विशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका कहना है। मनोचिकित्सक के पास इलाज कराया जा रहा था और हर महीने उसे जरूरतों के हिसाब से पैसा दिया जाता था। यह पैसा उसे ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता था। वो 17 अप्रैल की सुबह फ्लाइट से दिल्ली गई थी, करीब 12 घंटे लापता रही और 18 अप्रैल को मायके पहुंची। पूछने पर ट्विशा ने नहीं बताया कि वो कहां रही है। सुनिए जरा पुलिस क्या कुछ कह रही है और पिता क्या कह रहे हैं। पुलिस ने स्वयं एक्सेप्ट किया है कि इनको जमानत ना दी जाए, अग्रिम जमानत नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत रसूखदार लोग हैं। ये स्वयं पुलिस दलील में अपनी लिख रही है, जो हम कह रहे हैं वो पुलिस उसका सत्यता बता रही है। पुलिस का कोई दबाव है बॉडी लेने के लिए या एम्स प्रबंधन का? जी बहुत सारा दबाव रहा था, उन्होंने हमें तरह तरह से दबाया। उन्होंने बोला कि अगर आप ये नहीं लेंगे बॉडी तो हम आपकी FIR तक नहीं लिखेंगे। क्या CBI जांच की भी मांग करते हैं? जी हम इंडिपेंडेंट जांच की मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या CGI की निगरानी में हम इंडिपेंडेंट जांच की मांग करते हैं। जो इस प्रकरण में फरार आरोपी है समर्थ सिंह, तो उसकी तलाशी के लिए टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही उस पर इनाम भी घोषित करा दिया गया है। श्रीमान DCP जोंटू महोदय द्वारा 10,000 का इनाम करवाया गया है। साथ ही साथ पासपोर्ट कार्यालय को भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है कि उसके जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए और जो भी उनको पकड़ने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। आरोपी को पकड़ने के लिए अभी 5 से 6 टीमें लगी हुई हैं और उनकी संख्या भी और बढ़ाई जाएगी। अभी अब देखिए ट्विशा के परिवार वालों का कहना है कि वो अपनी बेटी को पैसा भेज रहे थे, बाकायदा प्रूफ दिए। देखिए जरा जो पेटीएम किए गए, ये आप देख रहे हैं 40,000 रुपए पेटीएम किए गए। ये 65,000 रुपए 2 जनवरी को, 4 जनवरी को 35,000, 14 जनवरी को 40,000, 28 फरवरी को लगभग 14,000 से ज्यादा 5,000 रुपए किए गए हैं। ये सब पेटीएम किया गया है ट्विशा को। ये परिवार ने उसके स्क्रीनशॉट्स जारी किए। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं। इसके अलावा जो चैट सामने आए वो हिला देने वाले हैं। वो अपने परिवार से क्या बात कर रही थी। मां पा मुझे नाक रगड़ के माफी मांगने को कहेंगे, आप मुझे यहां से ले के जाओ, लेने के लिए आ जाओ प्लीज। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मम्मी मैं क्या करूं, बस मन नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है बहुत अकेली हूं, पर मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं तो सब दूर हैं अब मुझसे। क्या भेजा मुझे, क्यों भेजा मुझे यहां भोपाल बुलाकर, फिर से सब नाटक हो रहा है, मेरा जीवन नर्क हो गया है मम्मी। मां आप मुझे यहां से ले जाओ, मेरा मन नहीं लगता है अब कहीं, पैसे भेजो भाई, क्योंकि यहां पर कुछ भी बवाल हो। यह सारी बातचीत चैट के जरिए सामने आई है। इससे एक बात तो साफ है कि ट्विशा परेशान थी, पैसा भी घर से ले रही थी और चैट के जरिए भी पता चल रहा है कि वो किस हालात से गुजर रही थी। अब देखिए जरा 11 मई को उसने मां रेखा शर्मा को लिखा है, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है मां,
न रोने देंगे ये लोग, ना हंसने की वजह देंगे। मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूं। 9 मई को लेकर समर्थ पूछ रहे हैं कि वो किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है और मैं इग्नोर करूं। कैसी औरत हो आप? ये अपने घटियापन की हर लिमिट क्रॉस कर बैठा है। कैसे रह लूं उसके साथ? मम्मी यहां पर मैं बस पागल हो जाऊंगी। मुझसे नहीं हो पा रहा है अब ये सब बहुत निर्दयी है मम्मी। सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है। मेरा दम घुटता है यहां, मैं फंस चुकी हूं। ये लोग ना रोने देंगे और ना हंसने की वजह देंगे। ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं सही समय आने पर बात करूंगी। 7 मई को उसने कहा, मां आप मुझे यहां से लेने आ जाओ। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे मेरी कोई जरूरत नहीं और वो मुझे 1 साल से बस बर्दाश्त कर रहा है। यह सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है जो मैं आज इस स्थिति में हूं। 30 अप्रैल को उसने लिखा, क्यों भेजा मुझे यहां पर? ये यहां बात नहीं कर रहा है और भोपाल बुलाकर फिर से सब नाटक कर रहा है। मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। 7 मई को चचेरी बहन को लिखा, मैं बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन हूं क्योंकि मैं बस घर पर बैठी रहती हूं। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूं। शादी से परिवार तो बनता है लेकिन आप काम करना नहीं छोड़ सकते। चाहे आप कहीं भी हो, खुद के लिए काम करना जरूरी है। तुम शादी की जल्दबाजी में मत करना, सोच समझ कर आगे बढ़ना। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं त्विषा के दोस्त। उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उसके एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो। तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पे ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। क्या लगता है कि कहीं उसने परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाया या ये हत्या की गई? मैम उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि वो 6 बजे पार्लर गई है। कोई लड़की पार्लर जा रही है, उसका मेंटल स्टेट ऐसा होगा कि मैं रात में सुसाइड कर लूँगी? पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया है, कैमरे में दिखाया 9:30 बजे बैठ के वो लोग टीवी देख रहे हैं। क्या टीवी देखते देखते लड़की आधे घंटे बाद सुसाइड कर लेगी? अबॉर्शन की क्या वजह थी? क्या समर्थ ने दबाव बनाया था, उसकी सास ने, या उसने अपनी मर्जी से ये कदम उठाया था? बनाया गया था। कोई किसी लड़की को बोलेगा ये बच्चा किसका है तो कौन लड़की यह सोचेगी? ये इतना बड़ा एलिगेशन है उसके ऊपर, शादी के बाद आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोल रहे हो। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं जितना उसे जानती हूँ वो एक बहुत स्ट्रांग लड़की है। उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और हर चीज़ से वो हमेशा बहुत स्ट्रांगली निकली है। हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा खुश रहती थी और किसी को प्रॉब्लम भी होती थी, अगर हम में से किसी को प्रॉब्लम होती थी तो वो सबसे पहले आगे आती थी हमारी हेल्प करने के लिए। एंड मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि वो ऐसी कोई चीज़ कर सकती है। अब देखिए जरा ट्विषा करती क्या थी। ट्विषा दरअसल एक्ट्रेस थी, मॉडलिंग भी करती थी। ये कुछ उसकी तस्वीरें हैं, मॉडलिंग के दौर की तस्वीरें। अभी भी कुछ काम कर रही थी, वो अपनी चैट में भी कह रही है वो काम करना चाहती थी। अब ट्विषा के बारे में आपको बताऊं कि उनकी शादी से पहले वो क्या करती थी। मूल रूप से नोएडा की रहने वाली थी और पुणे से एमबीए की पढ़ाई की थी। 2012 में मिस पुणे रह चुकी थी। 2012 में मिस पुणे के बाद 2012 में मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा उन्होंने। एड फिल्मों में काम किया है और तेलुगु फिल्मों में भूमिका निभाई है। प्रोफेशनल तौर पर मार्केटिंग एक्सपर्ट थी। ग्लैमर और क्रिएटिव दुनिया में पहचान बनाई है। 6 साल तक मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी की। बाद में जर्मन एकेडमी ऑफ डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी, अध्यात्म और फिटनेस से भी जुड़ी हुई थी। सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और विपश्यना मेडिटेटर रही। 2025 में भोपाल के रसूखदार परिवार में शादी हुई। पति समर्थ सिंह की मां जिला जज रह चुकी थी और शादी के बाद भी कुछ दिनों तक नौकरी की, वर्क फ्रॉम होम किया, बाद में नौकरी छोड़ दी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे ट्विषा की शिक्षक। इतनी प्यारी और इतनी अच्छी लड़की और कॉलेज के जितने फंक्शंस होते थे हमेशा आगे होती थी, डांस में, एंकरिंग में, और इतनी सॉफ्ट स्पोकन और इतनी प्यारी, मतलब कि कभी सोच ही नहीं सकते
कि ये लड़की के साथ ऐसे हो सकता है या ऐसे स्टेप उठा सकती है। मुझे नहीं लगता वो कभी भी ड्रग एडिक्ट रही होगी। जब मेरे यूनिवर्सिटी में थी तभी तो कोई सवाल ही नहीं था ड्रग्स का। मतलब वो इतनी, मैंने जैसे कहा कि वो इतनी बोल्ड और इतनी, मतलब शी वॉज ऑलवेज अ फ्रंट रनर। वो हमेशा आगे जाके काम करना चाहती थी, कि वो सारे प्रोग्राम्स में, कॉलेजेस के प्रोग्राम्स में काम करना चाहती थी, एंकर बनना चाहती थी। जब कोई लड़की मिस पुणे बनती है टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो जरूर उसमें कोई ना कोई तो हुनर जरूर होगा। इट्स नॉट जस्ट वॉकिंग द रैंप और समथिंग, कि उसके सवाल होते हैं। इंटेलेक्चुअल थी, इंटेलिजेंट लड़की थी। तो सिर्फ त्विषा एक नहीं है, एक और खबर आई, एक और लड़की ने दहेज की वजह से आत्महत्या कर ली। ये आप देख रहे हैं, 14 महीने पहले शादी हुई थी दीपिका की और उसने भी आत्महत्या कर ली। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर दीपिका ने क्यों खुदकुशी की। ग्रेटर नोएडा में एक अविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कहा गया कि महिला की मौत घर की तीसरी मंजिल से गिरने से हुई। महिला का नाम दीपिका नागर था। शादी 14 महीने पहले हुई थी। दीपिका के घर वालों ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों के मुताबिक दीपिका की शादी में 1 करोड़ खर्च किए गए थे। इसके बावजूद ससुराल वाले फॉर्च्यूनर और 50 लाख की मांग कर रहे थे। मायके वालों के मुताबिक दीपिका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। 17 मई को दीपिका नागर ने अपने पति को रोते हुए फोन किया था और कहा कि ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं। पिता को फोन किया और पिता को पूरी जानकारी दी और गाड़ी का दबाव बना रहे हैं ससुराल वाले। अपने पिता को बताया। बेटी की बात सुनकर दीपिका के पिता रघुराज उसके ससुराल पहुंचे और दीपिका के ससुराल वालों से उसे प्रताड़ित ना करने की गुजारिश की गई। जब दीपिका के पिता घर लौटे तो उनके पास फोन आया कि दीपिका गिर गई। नोएडा पुलिस ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दीपिका के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दीपिका का परिवार क्या कह रहा है। उन्हें फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपए चाहिए थे। तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई? नहीं, पुलिस में क्या, उसे ये सोच रहे थे कि ना जाने चल जावे। हर आदमी सोचता कि भाई आ गई बात बन जावे। पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है, पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल जब तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की। उसके बदन पे कट के मार्क्स दिखे हैं। मारा है सर, उसे मार के ही छत से नीचे डाला है उसने। उन्होंने मारा मिल के वहाँ पे। जो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, सुसाइड का क्या मतलब, मर्डर है। सुसाइड का क्या मतलब है? ये तो हत्या करके उसे मारा गया। उसके पेट में चाकू लगा हुआ पेचकस या बुलेट लगी हुई है। मारने का क्या मतलब है? कि आत्महत्या का क्या मतलब है? भैया मैं वो पते ना कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहाँ से। भैया मैंने तो राजी खुशी। अरे मोचा तो कल भी अच्छी बतलाई। ओ मेरी लाडो। उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई। उसके पापा मिल के आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिल के आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते। 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहाँ जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक। हमारा प्रयास यही रहा कि एक बार सामने बैठ करके शांति से बात की जाए। इसी क्रम में कल भी जो बेटी के पिता हैं वो कल भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने जाकर कल बात भी की और सुलझाने की पूरे मुद्दे को कोशिश की। और जैसे ही वो घर लौटने के करीब आधा या 1 घंटे के बाद में ही उनके पास कॉल आ गई कि आपकी बेटी गिर गई है। सूचना मिलते ही उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है दहेज हत्या के अंतर्गत। और इसमें जो नामित 2 मुख्य अभियुक्त थे, पति और ससुर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात नीट की। नीट में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जांच, वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। नीट के नटवरलाल बेनकाब हुए हैं। एनएसयूआई ने आज प्रोटेस्ट किया है। कांग्रेस का स्टूडेंट विंग जिसने प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली है, मशाल जुलूस निकाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। मोदी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई, देखिए जरा, लातूर से। बताया जाता है 100 करोड़ का कारोबार है और पेपर लीक में इनका अरेस्ट हुआ है। 10वीं गिरफ्तारी हुई है। और आइए अब आपको बताऊं, पूरी चेन जो निकलकर सामने आई है उसमें कौन कौन से बड़े नाम हैं। एक एक नाम देखिए जरा और उनके कारनामे देखिए। सबसे पहला नाम है पेपर लीक में, देखिए मनीषा मंधारे, जिन्हें आप देख रहे हैं। ये पूरी चेन समझिए, नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए से जुड़ी थी मनीषा। बॉटनी और जूलॉजी का पेपर सेट करने में शामिल थी ये, और इस वजह से इनके पास सवालों की सारी जानकारी थी। आरोप है कि इन्होंने कोचिंग में बच्चों को सवाल बताए हैं। महाराष्ट्र के, ये अगला नाम है देखिए, पीवी कुलकर्णी, महाराष्ट्र के लातूर के कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर। और मनीषा मंधारे की तरह ये भी एनटीए से जुड़े हुए थे। दावा है इनके पास भी पेपर की पूरी जानकारी थी और इन्होंने भी कोचिंग के जरिए बच्चों तक सवाल पहुंचाए। अगला नाम देखिए जरा, मनीषा वाघमारे, पेपर लीक की तीसरी आरोपी। पुणे की मनीषा, ये दोनों टीचर्स के संपर्क में थी और उनसे पेपर लिया था इन्होंने। इन पर बच्चों को सवाल बताकर नोट्स बनवाने का आरोप था। अगला नाम है धनंजय लोखंडे। धनंजय की मनीषा वाघमारे से जान पहचान थी। इसने मनीषा वाघमारे से नीट पेपर का मटेरियल लिया था और आरोप है कि धनंजय लोखंडे ने शुभम खैरनार को सवाल भेजे थे। शुभम ने टेलीग्राम के जरिए सवालों की पीडीएफ बनाई थी और बताया जा रहा है कि धनंजय शुभम में 10-10 लाख का सौदा हुआ था। अगला नाम है यश यादव का। शुभम खैरनार ने गुरुग्राम के यश यादव को पीडीएफ भेजी और पीडीएफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल थे। आरोप है कि इसके बदले में उसे 15 लाख रुपए दिए गए। जांच में दोनों आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट भी मिला है। अगले 3 नाम देखिए जरा, मंगीलाल, विकास और दिनेश, ये तीनों आरोपी भी पेपर लीक की चेन का हिस्सा थे। यश यादव ने तीनों आरोपियों को पेपर दिए और डील की। प्लान था कि पेपर आगे बेचकर ज्यादा पैसे कमाए जाएं। राजस्थान सीकर के पेपर भेजा था, उसके बाद सवाल वायरल हुए थे। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। जहां पर क्वेश्चन छपता है वो इन्वॉल्व, लॉकर में वो इन्वॉल्व, सेंटर खरीद लिए वो इन्वॉल्व, लिफाफा फाड़े वो इन्वॉल्व। तो जिस देश का नेता पीएम सीएम एक क्वेश्चन चोरी करने से ना रोक पाए, वो देश क्या चलाएगा, वो राज क्या चलाएगा। पेपर लीक न हो, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक ही पेपर लीक नहीं हुआ है, ये पेपर लीक होने का सिलसिला जब से ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये सिलसिला जारी है, थमने को नहीं है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, क्या फिर ईरान और अमेरिका में जंग होने वाली है? 24 घंटे बाद ईरान में बरसेंगे बम। क्यों कहा जा रहा है? ईरान आखिर किस चीज की तैयारी कर रहा है? तस्वीर देखिए जरा, बंदूक लेकर एक महिला एंकरिंग कर रही ईरान में। مثل همه شما مردم کار با این اسلحه رو یاد بگیرم اگر نیاز شد من هم مبینای نصیری از همین تریبون اعلام میکنم جان فر مادریمون न सिर्फ बंदूक लेकर बल्कि स्टूडियो में बंदूक भी चल रही है। देखिए एंकर ने एक्सपर्ट के साथ बंदूक लगाई और एक्सपर्ट ने दाग दी। देख रहे हैं, मैगजीन लगा रहे हैं और उसके बाद स्टूडियो में ही गोली चल रही है। ماشاءالله مربی که این تیرها به هدف بشینه. بذارید منم کمک بکنم. خب رو داخل این تیر یلنگدن میکشیم و दूसरी तरफ ईरान में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है बंदूक चलाने की। ये भी तस्वीर आई सामने जिसमें महिलाएं बंदूक में मैगजीन लगा रही हैं।
सवाल यह है कि आखिर क्या होने वाला है। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं, उनकी तैयारी है। दावा अगले 24 घंटे में से 48 घंटे में हमला होने की आशंका है। इसके पीछे वजह है कि अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में तैयारी कर रही है। कुछ दिन पहले सेना ने ट्रंप को हमले के विकल्प बताए थे। अब तो इजरायली मीडिया चैनल 13 ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कई विमान इजराइल पहुंचे। दावा है कि भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद पहुंचाया गया है। और इसी बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकाया है। कहा, ईरान के लिए समय तेजी से निकलता जा रहा है, घड़ी तेजी से चल रही है, इसलिए जल्दी कदम उठाने होंगे। ईरान को एक बेहतर प्रस्ताव के साथ आगे आना ही होगा, नहीं तो उसे और भी कड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने ईरान को कहा है कि समझौता करो वरना खत्म हो जाओगे। ईरान कह रहा है ट्रंप की धमकी और शर्तों के आगे झुकेंगे नहीं। शांति प्रस्ताव पर दोनों देशों में सहमति नहीं बन रही है। ऐसे में सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने अमेरिका को धमकी दी है। मोहसिन रजाई ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करो वरना ओमान सागर को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। रजाई ने कहा है कि हमारी सेना भी ट्रिगर पर उंगली रखकर बैठी हुई है। सुनिए जरा अमेरिका क्या कह रहा है। ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। ईरान की ऊर्जा व्यवस्था उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो मैं ऊर्जा ढांचे को सबसे ऊपर रखूंगा। ईरान समय निकालने और खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अगर पहले जैसी रणनीति अपनाई तो फिर वही नतीजे मिलेंगे। अब एक और तस्वीर दिखाऊं कि हालात ऐसे हैं कि बहुत से जहाज अटके हुए हैं, फिर जंग ना हो जाए। एक तस्वीर ये देखिए, जंग के चलते समंदर में जहाज फंसे हुए हैं। और ऐसी ही बात बताई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कि ये जो जहाज फंसे हुए हैं, जहाजों का आना जाना नहीं हो रहा, इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए जरा नितिन गडकरी को आखिर क्यों नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री को बताऊं मैं आपको, ईरान अमेरिका जंग से दुनिया में नुकसान हो रहा है और इससे भारत के कारोबारी भी अछूते नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को भी नुकसान हुआ है। गडकरी ने कहा, मेरे बेटे को ईरान के साथ बड़ा कारोबार है बेटे का, जिसमें वो यहां से केले ईरान भेजते हैं और वहां से सेब मंगाते हैं। इस जंग की वजह से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे उनके 400 से ज्यादा कंटेनर केले रास्ते में ही सड़ गए, जबकि ईरान से भारत आ रहे 200 कंटेनर सेब भी खराब हो गए। बेटे के साथ ही नितिन गडकरी की बहू भी डिटर्जेंट का व्यापार करती हैं। गडकरी ने कहा, मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता हूं, यह काम मेरी बहू देखती है। हमारे बनाए डिटर्जेंट के करीब 100 कंटेनर हर महीने अमेरिका जाते थे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ कंटेनरों का जाना पूरी तरह बंद हो गया, धंधा चौपट हो गया। अब हमने लोकल मार्केट में सप्लाई शुरू कर दी है। नितिन गडकरी के 2 बेटे हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। उनके बड़े बेटे निखिल गडकरी की सियोन एग्रो नाम से कंपनी है, वहीं दूसरे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी का नाम मानस एग्रो है। दोनों कंपनी एग्रो प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल सेक्टर में काम करती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री। मैं शुगर से डिटर्जेंट बनाता हूँ। मेरी हाथ का मैं नहीं देखता, मेरी बहू देखती है। तो मेरे 100 कंटेनर अमेरिका में जाते थे। जैसे लड़ाई शुरू हुई कंटेनर पूरे जाना बंद हो गए, तो बिजनेस चौपट हो गया। तो उसने फिर मार्केट में देना शुरू किया, फिर स्ट्रगल किया, चालू किया। फिर एक मेरा लड़का देखता था, वो यहाँ से केले बेचता था, फिर ईरान से एप्पल लाता था, तो अच्छा मिल रहा था उसको, चल रहा था। एक दिन 200 कंटेनर एप्पल सड़ गए और 400 कंटेनर केले सड़ गए। इंश्योरेंस वाले पैसे नहीं देते और मुझे लड़का बोला कि भैया बाबा मेरा बहुत नुकसान है। चिंता मत कर और काम कर, हो जाएगा। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।